जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, जी हाँ, बात हो रही है कि हीट वेव की बात हो रही थी और वास्तव में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो राजनीति का टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है। सियासी पारा ऊपर है। कांग्रेस के चुनावी मैनिफेस्टो को लेकर सियासी वार पलटवार हो रहा है। बांसवाड़ा का मामला अभी थमा नहीं था। अलीगढ़ की रैली में पीएम मोदी ने फिर एक बार कहा है कि कांग्रेस की नज़र आपकी संपत्ति पर है। इससे पहले बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस का घोषणा पत्र में यह कहा गया है कि लोगों की संपत्ति का सर्वे होगा, लोगों को संपत्ति को कब्जे में लेकर उसे अल्पसंख्यकों में बांट देंगे। पीएम के इस बयान के बाद कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से मुलाकात का समय मांगा है और आज हमारी इसी पर खास चर्चा है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे ही जो चुनाव है उसके अंदर भी गर्मी बढ़ेगी। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ आर.के. मिश्रा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तमजीद अहमद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। और हमारे साथ राजीव खंडेलवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तमजीद अहमद जी आपके पास आ रहा हूं। क्या लगता है अब कि जिस तरीके से बयानबाजी अब चल पड़ी है, बहुत सारी चीजें अब देखने में आ रही हैं और अब मंगलसूत्र की बात भी हो रही है, उसके साथ साथ जो अल्पसंख्यकों को जो संपत्ति देने की बात है वो भी हो रही है, जो सियासी मुद्दे हैं वो तेजी से गरमा रहे हैं। कांग्रेस क्या सोचती है इस पर? जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप? गोस्वामी जी नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा, देश की मीडिया को, देश के सभी लोगों को और देश के सारे राजनीतिक दलों को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ी कोशिश की राजस्थान में, जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया बांटने वाला, पूरे देश ने एक सुर में उसकी निंदा की, चाहे वो राजनेता हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो मीडिया हो। तो इसलिए मैं सबको बधाई देना चाहूंगा कि एक सुर में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की निंदा की, उनके बयान की भर्त्सना की। तो आपने देखा होगा गोस्वामी जी कि नेक्स्ट डे प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने 360 डिग्री का टर्न ले लिया, 360 डिग्री का यू टर्न उन्होंने लिया और सीधे सीधे फिर माइनॉरिटीज की बात करने लगे, बताने लगे कि हमने माइनॉरिटीज के लिए ये किया है, उनके लिए हम ये करेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पीपल पावर है, ये लोगों का जनाक्रोश था कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस वक्त ये बात करने का टाइम नहीं है। आप ये बताइए, आपको हमने 10 साल दिया है, उसका हिसाब किताब दीजिए। आप फिर से वही घिसी पिटी फार्मूला लेके चले आए, हिंदू मुसलमान को देश में बांटने लगे, सिख ईसाई को बांटने लगे, जातियों में बांटने लगे, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की बातों को उन्होंने मिसकोट तक किया। ये एक प्रधानमंत्री के ऊपर शोभा बिल्कुल नहीं दे रहा था कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की बातों को उन्होंने मिसकोट करके पब्लिक में रखना चाहा। लोगों ने जब सच्चाई देखी, मनमोहन सिंह जी के बयान को देखा, तो सब लोगों ने समझ लिया कि ये क्या कह रहे हैं। उसी का नतीजा था कि 360 डिग्री का टर्न लेना पड़ गया। फिर जिस दिन से कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र रिलीज हुआ है गोस्वामी जी, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। पहले तो इन्होंने कोशिश की कि 78 पन्नों का एक घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा इन्होंने जारी कर दिया। उस झूठ के पुलिंदे में इन्होंने मान लिया कि 2014 में इन्होंने जो वादा किया था वो सब झूठे थे। इन्होंने लिखित दस्तावेज जारी कर दिया कि वो सब झूठे थे। उससे भी बात नहीं बनी तो इन्होंने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। इनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट एक्टिव हुआ और कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में झूठ फैलाना शुरू कर दिया। जो सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी उठा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उनसे मिलने का टाइम मांगा है। हम उनको ब्रीफ करेंगे, उनको जो भी उनको अगर उनको कोई शंका है, उनको आशंका है, पब्लिक के पे जाके भ्रम फैलाने से बेहतर है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टाइम दे, हम लोग बैठ के उनको समझाएंगे प्रधानमंत्री जी कहां पे आपको घोषणा पत्र पढ़ने में चूक हो गई, या आपकी टीम ने आपको ब्रीफ नहीं किया क्या? 48 पन्ने ही है। आप सवाल उठाने से पहले हम जवाब भी देने को तैयार हैं। आप देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय मांगा है, आप बताइए तो आप मिलना कब चाह रहे हैं, टाइम कब? अहमद जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं जी। एक अल्पसंख्यक को लेकर बहुत सारी चीजें बोली जाती है, आप भी बोलते हैं और भी लोग बोलते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, जितने भी दल हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीति के केंद्र में अल्पसंख्यक रहा है, रहता भी है। क्या आपको लगता है कि बीते 10 सालों में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसको लेकर अभी आपने भी बोला था कि अब उनकी याद आई, आपको नहीं लगता कि इन 10 सालों में काम हुआ है, उनके लिए कुछ काम हुए, ऐसे भी हुए हैं जो वास्तव में होने चाहिए थे, या केवल सियासत हुई है? क्योंकि ये बहुत बार आता है ये। गोस्वामी जी देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामी, इसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को मत बांटिए। नहीं, जैसे तो 2 करोड़ आपने बोला कि अब अल्पसंख्यक की याद आई, आप ही के शब्दों पे जा रहा हूं मैं। अहमद साहब सुन लीजिए, आप ही को दे रहा हूं, आप ही से सवाल ले रहा हूं, आप ही से ले रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ही ने कहा कि अब अल्पसंख्यकों की याद आई, 360 का यू टर्न लिया, तो क्या जो पिछले 10 वर्ष जो बीते हैं उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो सरकारें रही हैं उन्होंने काम नहीं किया?
गोस्वामी जी, मैं उसी चीज का आपको जवाब दूं। बोलिए। आप अगर आपकी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को आपको समझना है तो उसको अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात मत कीजिए। 2 करोड़ रोजगार देने की अगर इन्होंने बात की तो ना तो अल्पसंख्यक को मिला ना तो बहुसंख्यक को मिला। अगर किसान दिल्ली जा रहा है, उनके रास्ते में कील ठोक दे रहे हैं, तो उसमें बहुसंख्यक किसान भी है, अल्पसंख्यक किसान भी है। अगर महिलाओं के ऊपर जब वो अपने अपने हक और हुकूक के लिए जंतर मंतर पहुंच रही हैं और उन पर लाठियां भांजी जा रही है, तो उसमें अल्पसंख्यक भी है, बहुसंख्यक भी है। अगर बेरोजगार अपने मांग के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं और उनको लाठियां भांजी जा रही है, तो उसमें अल्पसंख्यक भी, बहुसंख्यक भी है। तो इस नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत तो यार यहाँ ये भी कहना कि जो योजनाएं बन रही हैं वो भी सभी के लिए बन रही है। अगर कुछ काम हुए हैं तो वो भी सभी के लिए हुए हैं। नहीं, कौन से काम हुआ आप बताइए। तो एक ही काम हुआ है कि इस देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि किसान अगर अपनी मांग के लिए सड़कों पर उतर रहा है तो उनके लिए कीलें ठोक दी जा रही हैं। अगर खिलाड़ी अपनी मांग के लिए जंतर मंतर में जा रहे हैं तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। बेरोजगार युवा अगर पेपर लीक के लिए सड़कों पर उतर रहा है तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। काम क्या हुआ है? जो इन्होंने वादे किए तो उस पर जवाब दे। काम की बात छोड़े, जो इन्होंने 2014 में वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, सबको पक्का मकान देने का वादा किया था। इन सब वादों पे बात करें। 2014 पे अगर आपकी रेल अटकी रहेगी इनसे बांटने की तो 2024 चल रहा है, 19 में भी वो वापिस आए। आर के मिश्रा साहब जवाब दीजिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि वास्तव में काम तो हुआ ही नहीं, और काम नहीं हुआ तो 2014 की बातों को लेकर भी उनके बहुत सारे सवाल हैं, जबकि 2019 में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो वो भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी जो सवाल उठे हैं उसका आप जवाब तो देना ही है। जी देखिए संजय जी, ये यहाँ पर अभी भी उनकी सुई वहीं अटकी हुई है 2014 के पास। उसकी वजह बता, अभी इन्होंने कहा जो कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बयान को मिसकोट किया गया है। अरे भाई, आप छोड़िए, मेरा तो छोड़िए, मैं तो पार्टी लाइन से हट करके चलिए बात नहीं करूंगा, लेकिन आप तो उस बयान को जाकर के कम से कम एक बार पढ़ लीजिए। आप चैनल पर सुनवा दीजिए गोस्वामी जी, उस बयान को सुनवा दीजिए, आप अभी सुनवा दीजिए। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूं, अहमद सुनवा साहब दीजिए आप सुन लेंगे। एक बार चैलेंज करता हूं, जब आप बोल रहे थे तो शायद सभी सुन रहे थे। आप उस बयान का 30 सेकंड के बयान को सुनवा दीजिए। इनको क्या बोला है मनमोहन सिंह जी ने? अहमद जी सुनवा दीजिए आप गोस्वामी जी। अहमद जी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो शायद सभी लोग सुन रहे थे। कम से कम पूर्व प्रधानमंत्री को तो मिसकोट ना कीजिए। आप उसके बाद जवाब दे दीजिए। इनको सलाहियत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री को मिसकोट करने मतलब आप कुछ भी कहें तो उसके बाद सब सुने। अहमद साहब आप बोले तो सब सुने, दूसरा बोले तो आप ना सुनो, ये नहीं होना चाहिए ना। सुनेंगे भाई, लेकिन तो सुनिए, सुनने की की क्षमता भी रखिए। बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। आप बैठे हुए हैं, झूठ का पुलिंदा लेकर के आप बैठे हुए हैं, आप मुझे कह रहे हैं, आप मिसकोट करने की जहां तक बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको फिर से ये बयान प्रवक्ता जो है हमारे कांग्रेस के मित्र, ये जाकर के फिर से सुन रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने अभी अभी कही, जो कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को देश में बांटने की कोशिश न की जाए। भाई साहब, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपना मैनिफेस्टो न्याय पत्र जो आपने जारी किया है, जिसमें आप कह रहे हैं 48 पेज का है, जाकर के एक बार पढ़ ले भाई। उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ है? बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में जगह नहीं है। अब एक चीज बताइए, बहुसंख्यकवाद किसके लिए कहा गया है? ये अगर अल्पसंख्यक ही कहा गया है तो अल्पसंख्यक किसके लिए कहा गया है? किस पेज में लिखा है? कहां पढ़ लिया आपने? अपने 78 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होगा। 48 पेज में कहीं नहीं लिखा ये बात। आपके 78 पेज के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा, 48 पेज के डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा। आप झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। मिश्रा जी, इतनी सलाहियत रखिए कम से कम। एक प्रवक्ता है, प्रवक्ता होने के नाते इतना झूठ मत बोलिए मिश्रा जी। यहाँ पे बैठ के कहाँ पे लिखा हुआ है? आपका 78 पेज में कहीं लिखा होगा, 48 पेज में तो कहीं नहीं लिखा। ये आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप जब जान चुके हैं कि पहले चरण में आपकी करारी हार हो गई, तो आप प्रोपेगेंडा कांग्रेस को। मैं चैलेंज करता हूं ना, 48 पेज में कहां पे लिखा हुआ है? आप बताइए ना कहां पे लिखा हुआ है मिश्रा जी? अहमद साहब आपसे इसका जवाब लूंगा। बताइए किस पेज में लिखा हुआ है? बताइए ना, आप झूठ बोलेंगे आप। मिश्रा जी बोलिए। आप यहाँ पे बैठ के अहमद साहब आपसे जवाब लूंगा, तब बोलिएगा, रखिएगा बिंदु बनाकर, एक एक बिंदु पर जवाब लेंगे। जी मिश्रा जी बोलिए। तो क्या ये बहुसंख्यक लोग जो है वो जाए कहां? क्या ये देश छोड़ करके चले जाएं क्या? क्या राहुल गांधी जी जब आएंगे और उनकी सरकार बनेगी, जो अभी पता नहीं कौन से गड्ढे में पड़े हुए हैं, मुझे लगता है क्या हम लोग कहां चले जाएंगे? हम लोग तो उसी बहुसंख्यकवाद के क्षेत्र से आते हैं, तो मुझे तो लगता है जो कि हम लोग जाएंगे कहां। दूसरी बात यह है जो कि आर्थिक सर्वे की जहां तक बात की है, अरे भाई, हम अपने मेहनत से हमने जमीन बनाई है, हमने अपने मेहनत से हमने बैंक में बैलेंस बनाया है। क्या आप उसका आकर के सर्वे करेंगे? राहुल गांधी जी आकर के सर्वे करेंगे? राहुल गांधी जी का सर्वे जब न्यायालय करता है तो आप न्यायालय के ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन हमारा सर्वे आप करेंगे? तो इस देश के अंदर में जिस तरह से अभी ये जो घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र का नाम दे रहे हैं,
उसको जाकर के हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जाकर के जरूर पढ़े, जो कि किसके लिए कहा गया है। मनमोहन सिंह जी ने अभी कह रहे थे ठीक है मिसकोट करने की बात कर रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा इनको जाकर के जरूर ये उस बयान को देखें, क्योंकि मुझे लगता है अभी चला देंगे, अभी गोस्वामी जी उस बयान को चला रहे हैं, 30 सेकंड का भी चला रहे हैं आपके लिए, हमें जाने की जरूरत नहीं, अभी यहीं भी चला देंगे आपको लाइव। आपको बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। नकाब अभी लाइव उतार देंगे गोस्वामी जी। गोस्वामी जी अभी उस बयान को चलाएंगे और आपका झूठ पकड़ा देंगे। गोस्वामी जी चलवा दीजिए उस बयान को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हजारों बार वो चले होंगे, वीडियो चले होंगे, सब कुछ चला होगा। स्पष्ट तरीके से कहा गया है, जो कि सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर विल गो टू इंश्योर द सिक्योरिटी प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटी, विशेषकर स्पेसिफिकली मुस्लिम, ये स्पेशली कहा गया है उसमें। मैं कोई ऐसे नहीं हवा में बात कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है, सरासर झूठ बोल रहे हैं मिश्रा जी, सरासर झूठ बोल रहे हैं आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। सुन लीजिए संजय जी, वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत किसने किया? वक्फ बोर्ड को इतना मजबूत किसने किया? तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? ये क्या ये देश नहीं जानना चाहेगा? जो कि अगर वक्फ बोर्ड का एक उसमें कॉलम भी है, अगर वक्फ बोर्ड के अधिकारी वहां पर या वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर खड़ा होकर के कहते जो कि ये जमीन हमारी है, तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, आपको साबित करना पड़ेगा जो कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है बल्कि ये हमारी जमीन है। ये अधिकार किसने दिया? तो मुझे लगता है जो कि कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए, मैनिफेस्टो बनाने से पहले जो हिडन एजेंडा है वो हिडन एजेंडा को भी करना चाहिए। गोवा के अंदर में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मिस्टर फर्नांडो ने क्या कहा है, गोवा के लिए हम राहुल जी से अलग संविधान की बात करेंगे। ये हुआ कल की बात हुई है या सुबह की बात, घटना बता रहा हूं मैं। तो ये हाल है कांग्रेसियों का। 1947 में तो हमने विभाजन देख ही लिया था, 2024 में भी विभाजन करेंगे क्या इस देश का? तो क्या ये देश की जनता पूछेगी नहीं? क्योंकि हमारी कमाई के ऊपर में आपकी नजर कहां से आ गई? हमने तो मेहनत से कमाई है भाई, हम इस मेहनत की कमाई को आपको क्यों हम सर्वे करके हम आपको सूचना देंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो कांग्रेस को आईना दिखाने के लिए दिया है। मैं बिल्कुल, मेरे साथ राजीव खंडेलवाल जी भी हैं, मिश्रा जी, राजीव खंडेलवाल जी भी हैं। राजीव जी देखिए, दोनों लोगों को लगभग आपने सुना, क्योंकि चुनाव चल रहा है और ऊपर से गर्मी के अंदर चुनाव है, वैसे भी मई आने लग रही है तो मई में टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, तो धीरे धीरे कर ये राजनीति के अंदर इस तरीके के टेम्परेचर अब बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चुनाव में ऐसा होता भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, मुद्दों की बात हो रही थी, एक तो सबसे बड़ी बात जिसको सब दलों को जिस पर चिंतन करना चाहिए कि वोट जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है, ये किसी भी एक दल की जिम्मेदारी नहीं है, ना केवल ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले तो जो परसेंटेज वोट का जो कम हो रहा है उसे बढ़ाएं, उस पर भी बात हो। और जो राजनीति है उसे आप अब कैसे देख रहे हैं? जो बयान चल रहे हैं, जिस तरीके की रोज बातें हो रही हैं, नए नए तीर निकल कर आ रहे हैं। खंडेलवाल जी। संजय जी नमस्कार। आज हम वर्तमान में बात कर रहे हैं, लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का जो मुद्दा है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो वर्तमान पे नहीं है। वो कभी पूर्व में चला जाता है, भूत में चला जाता है, तो कभी हम भविष्य की बात करते हैं। और भूत अपने आप में ही एक डरावना शब्द है। 2006 का जो मनमोहन सिंह जी का बयान की हवाला दिया जा रहा है, उस बयान को आप पूरा पढ़ें तो उसमें सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि हम पहला प्रायोरिटी मुसलमान को देंगे। उस पूरे बयान में यदि देखेंगे आप तो SC ST पिछड़ा सब वर्गों को लेके माइनॉरिटी की बात की, और स्पेशली फिर मुसलमान सबसे आखिरी शब्द उसमें यूज किया गया। और जब उस रिएक्शन तभी भाजपा ने किया था, तब उस समय के तत्कालीन प्रेस PRI थे जो उनके संजय बारू साहब, उन्होंने उसका एक्सप्रेशन भी दिया था। सवाल ये है, यदि शब्द राजनीति में शब्द क्या बोले जाते हैं, उनका अर्थ क्या, भावार्थ क्या निकाला जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। शब्द जो बोले गए हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे, उन शब्दों का प्रयोग कहीं भी कांग्रेस के किसी भी एजेंडा में, किसी उनके जो घोषणा पत्र है उसमें, या मनमोहन सिंह के जो बयान थे उसमें कहीं भी उस शब्दों का उपयोग नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने किया। भावार्थ हो सकते हैं, अपने निकाला जा सकता है, उनका राइट है निकालने का, लेकिन शब्द नहीं है। और इसीलिए जब शब्दों की बात आती है
तो प्रधानमंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि उनके भावार्थ, यदि हम मान लें कि वो वही है जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ऐसी है उस शब्दों के भावार्थ, तो 2006 के बाद 2014 तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद चुनाव हुए, तो यदि वो भावार्थ यदि वैसे लिए हुए थे तो उस भावार्थ को जनता ने अपना मत दिया, फिर से यूपीए सरकार रिपीट हुई। तो इसलिए यह कहना कि उसमें इस तरह की बातें की, मैं सोचता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की और प्रधानमंत्री की जो नीति है कहीं ना कहीं यहाँ पे ये फेलवर सिद्ध हो रही है, कहीं ना कहीं गलत वो राह पे, गलत आर्गुमेंट में फंस गए हैं, और उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगले बार प्राइम मिनिस्टर उसको आगे सुधारने पर का राजीव जी, प्रयास करेंगे। राजीव जी आप ये देखिए, अगर ये कहा जाए कि पिछले 10 वर्षों में कोई काम ही नहीं हुआ, 10 वर्षों में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ हुआ ही नहीं, तो इसे आप कैसे देखेंगे? नहीं, ये कहना तो किसी भी, देखिए कोई सरकार हो, देश ही एक दिन में खड़ा नहीं होता। स्ट्रक्चर नींव, आप गड्ढा खोदते हैं, प्लेन बनती है, नींव होती है, फिर दीवार होती है, फिर रूफ होता है। तो हर सरकार का, चाहे 47 से लेके अभी तक कोई सरकार रही हो, उसका इस देश के योगदान में कंट्रीब्यूशन है। प्रश्न ये है कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है, कितना उसका परसेंटेज होना चाहिए था, क्या जिस प्रॉमिस को लेके जनता ने खंडेलवाल जी आप ये बताइए, योजनाएं बनती हैं, क्या योजनाओं में ये देखा जाएगा कि अगर किसी के सामने सड़क बन रही है तो सड़क क्या ये मापदंड के अनुसार बनेगी? कोई भी राजनीतिक में, एक मिनट, हाँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी उपलब्धियों के आधार पर बात नहीं कर रही है, यही तो बड़ा दुर्भाग्य है। आप वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, या तो आप भूत की बात कर रहे हैं, या हमको भविष्य का सपना दिखाया जा रहा है। भविष्य का सपना तभी अच्छा होगा जब वर्तमान में हमको कुछ दिखेगा। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से यही कहना है कि आप सत्ता में पहले कांग्रेस रही, आज 10 साल से भाजपा है, तो उनको अपने अपने उपलब्धियों के आधार पे, कि सत्ता में हम जब रहे तो हमने इतने, ये हमारा घोषणा पत्र था, 100 नंबर घोषणा पत्र थे, उसमें खंडेलवाल जी दिक्कत तो ये है कि कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि काम हो रहा है, यहाँ तो एक दूसरे को सीधे सीधे नकारने को तैयार है कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। दिस इज द रीजन फॉर दैट, दिस इज द रीजन कि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, जनता को ये लगता है कि हम जिन आकांक्षाओं को लेके, जिन घोषणा पत्र को लेके, जिस व्यक्ति की पार्टी की सरकार को चुनते हैं, जिस व्यक्ति प्रधानमंत्री को देखते हैं, चुनते हैं, वो आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। और उन्होंने दोनों पक्षों को देखा है, तो कहीं ना कहीं उनमें निराशा के भाव आ रहे हैं, और उसी का एक परिणाम। पर राजीव जी, निराशा के भाव से क्या वास्तव में आपको लगता है कि परिवर्तन होगा? निराशा से परिवर्तन मुझे नहीं लगता होगा। ये तो आप लोगों को खुद को सोचना चाहिए कि वोट जो अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आखिर कब तक बचकर भागोगे आप, कब तक थोपेंगे? ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस पर बहस बाद में करेंगे। अहमद जी बोलिए, जो मिश्रा जी ने कहा, क्या कहेंगे आप? क्योंकि लगातार आप बोल रहे थे, उसके बाद में मिश्रा जी से आपकी बात का जवाब भी लूंगा। देखिए, मैं तो आपका और राजू सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का इन्होंने पुलिंदा खोल दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। बिल्कुल सही कहा राजू जी ने कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि देश की संपदा पे SC ST आदिवासी, पिछड़ा, गरीब सबका अधिकार है, माइनॉरिटी का अधिकार है। इस पे क्या मतलब, इसको क्यों भारतीय जनता पार्टी इस तरह झूठ बोलने की जरूरत पड़ रही है? तो मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूं और राजू जी का भी बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का झूठ यहाँ पे खोल के रख दिया। अच्छा, जरूरत क्या पड़ी? एक बात समझिए गोस्वामी जी, जरूरत क्यों पड़ी प्रधानमंत्री जी को? इस देश के जो चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से प्रोग्रेसिव वे में चल रहा था, लोग एजेंडे की बात कर रहे थे, नौकरी की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक प्रयास किया कि देश को फिर से बांटने की राजनीति की तरफ ले जाए? जिस समय पहले चरण का चुनाव हुआ गोस्वामी जी, उसकी रिपोर्ट इनके पास पहुंच गई, इनको पता चल गया कि करारी हार उनके सामने नजर आने लगी कि पहले चरण में इनका सुपड़ा साफ हो गया। इनके जितने भी रणनीति अहमद साहब, ये रिपोर्ट आप पर आ गई थी, सुपड़ा साफ हो गया, खाता खुल गया उनका, बिना वोट डाले खाता खुल गया, आपका कैंडिडेट वहां से निकल गए, और आप कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ हो गया। मतलब आपके पास वो कौन से आंकड़े हैं, ये तो आप ही को पता होगा। उसका भी जवाब देता हूं। हाँ। खाता खुला है, वो उसी का चरितार्थ किया है जो उनके नेताओं ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। उस लोकतंत्र की हत्या का एक छोटा सा नमूना उन्होंने सूरत में दिखलाया है कि अगर हमको 400 सीट देंगे तो हम संविधान, इस लोकतंत्र को और बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देंगे। यही दिक्कत है अहमद साहब, पढ़े लिखे होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं, संविधान खत्म हो जाएगा। संविधान कैसे खत्म हो जाएगा? आप बताइए कैसे हो सकता है? सूरत में आप पढ़े लिखे आदमी हैं,
आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप उस चीज की बात कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकती। आपको पता है संविधान बनाने में कितना बड़ा कितना समय लगता है। आप हमसे कैसी नाराज बात हो कर रहे रहे हैं, हैं आपका अधिकार जी, है, लेकिन आप चलिए आप मुद्दों की बात कीजिए, लेकिन ये ऐसी बातें अगर आप भी करेंगे यहाँ बैठ के कि संविधान खत्म हो जाएगा, ये एक ऐसी चीज है। गोस्वामी जी आपने सवाल कर लिया, जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हेगड़े ने बयान दिया कि हमें 400 सीट दीजिए, लोकतंत्र की हम हत्या करना चाहते हैं, संविधान खत्म करना अरे चाहते हैं। आपके यहाँ से कितने बयान आए हैं ऐसे? नहीं सुनिए तो फिर गोस्वामी जी क्या बोलने लगते हैं। ये संविधान की बात नहीं हो रही, अभी मुद्दों की बात करेंगे, क्योंकि जो चीज हो ही नहीं सकती उस पर चर्चा क्या करेंगे अहमद साहब? आपको लगता है संविधान बदल जाएगा? क्यों इतना आपको लगता है? आ जाते हैं पता नहीं। नहीं, आप बताइए, आपको लगता है? लल्लू सिंह ने कहा कि हमको 400 सीट दीजिए, हम इस लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहे हैं। आप अब लोकतंत्र की बात आ रही है, मैं आपसे अहमद साहब चलिए एक जवाब आप ही दे दीजिए। आपको लगता है कि संविधान खत्म हो सकता है? आपको लगता है? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अक्षरशः जो उन्होंने कैसे लगता है? हेगड़े ने कहा है, लल्लू सिंह और हेगड़े ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने उन पे कोई कार्रवाई ना करके निश्चित कर दिया है कि अगर आप मुझे बताइए अहमद साहब कि क्या संविधान को बदला जा सकता है? अगर कोई भी बोले, आप भी बोले या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले, क्या बदला जा सकता है? गोस्वामी जी आप भी जान रहे हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि अगर हम कुछ मैं वही कह रहा हूं, अरे जो चीज हो ही नहीं सकती उस पर क्या बहस करनी। चलिए मिश्रा साहब जवाब दीजिए अहमद साहब का। आपका चैनल है, आप नहीं बोलने देंगे तो हम लोग अरे आपको बोलने के दिया ना, आप उस चीज को कह रहे हैं संविधान बदल जाएगा। अरे आप मुद्दों पर बात कीजिए, जो चीज हो ही नहीं सकती उसे क्या डिबेट का विषय बनाए? मैं भी इस पे डिबेट करूं कि संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, बताइए आप। ये कोई डिबेट का विषय है? बहुत मुश्किल से हम लोग इस चुनाव में टाइम निकाल रहे हैं। बस मुद्दों की बात कीजिए, आपको पूरा मौका दिया है मुद्दों पे बोलने के लिए। जी आपका चैनल आप लोग ना बोलने दीजिए। अहमद जी आपको पूरा मौका दिया है, मुद्दे पे बात कीजिए। कहाँ मौका दिया है? मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। ये इतनी देर से आप ही बोल रहे थे। आप बोल रहे थे गोस्वामी जी, शायद आप सुनेंगे तो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि आप उस बात पे बोलिए जो हो सकती है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मिश्रा जी बोलिए। 10 सेकंड मेरे को दीजिए। संजय जी देखिए यहाँ पर क्या है, हेगड़े और लल्लू सिंह ने जो बयान न्याय पत्र निकाला है, संविधान खत्म कर देंगे कांग्रेस का, उसी का नमूना आपको सूरत में दिखलाई पड़ेगा। हिडन एजेंडे जो छुपे हुए जो एजेंडे हैं उसी को उजागर करने का हमने काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है, क्योंकि देखिए जब आप कहते हैं क्योंकि बहुसंख्यकवाद के लिए इस देश में जगह नहीं है, भाजपा का प्रवक्ता बिल्कुल आसानी बोल रहा है, आप लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। यही परेशानी हम लोगों को आपसे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ना कोई सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे भी कर रहा हूँ, उनसे भी कर रहा हूँ। दिक्कत ये है अहमद साहब कि आपने अपना पूरा वर्जन रख लिया, उसके बाद जब दूसरे बोलते हैं आप उन्हें बोलने नहीं देना चाहते। आप बिल्कुल उनको स्मूथली बोलने दे रहे हैं। यार आपकी बात का जवाब उनसे लूं? पार्टी के प्रवक्ता को आप बिल्कुल स्मूथली बोलने दे रहे हैं। ये आपको लग रहा है, आप इतनी देर से बोल रहे थे अहमद साहब, तब नहीं कुछ लगा आपको? अगर आप अपनी क्लिप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा आपने कितना बोला। मिश्रा जी बोलिए, ये आपको लग सकता है ऐसा शायद जी। जो छुपे हुए एजेंडे हैं उसी को उजागर करने का काम किया है भाजपा ने, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने उसी चीज को आगे रखा है जनता के सामने। देखिए जनता के सामने में जनता का दरबार है, जनता जैसे न्याय करना चाहे कर सकती है। 2014 में 2019 में हमने अगर सही काम किया होगा तो 2024 में फिर से जनता आशीर्वाद देगी। नहीं किया होगा, अगर संविधान को कहीं हमने छेड़ा होगा, कहीं पे लोकतंत्र को छेड़ा होगा, कहीं पर हमने न्याय नहीं किया होगा, कहीं पर हमने भेदभाव किया होगा तो जनता हमें नहीं चुनेगी। मैं तो इनको तमजीद साहब कह रहा हूं। मैं आपको, अगर आपको जनता के दरबार में जाना है तो इस तरह के जो नैरेटिव है, इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हैं वो बंद करिए। उसको उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ये 2024 के अंदर में फिर से बाहर का रास्ता दिखाएगी, फिर से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आपका झूठ यही चलिए बिल्कुल, और समय बहुत है अभी राजनीति का, और अभी तो ये जो गर्मी है ना आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के अंदर अगर गर्माहट ना हो तो वास्तव में ऐसा लगता है कि चुनाव नहीं चल रहा है। और इस बार भी जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे चुनावी गर्मी भी बढ़ेगी। इस विशेष पेशकश में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।